हम लोगों ने कुछ सिद्धांत देखे या फिर कुछ नियम पढ़े जिनसे हमें पता चला कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से फिल किया जाता है या भरा जाता है। ठीक है, अब उन्हीं के आधार पर हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि किस प्रकार से परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है, और उसके बाद हम एक और अच्छी सी मेथड देखेंगे जिसका यूज अब से हम लोग करने वाले हैं परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम और ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम कुछ तत्वों के परमाणु लेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु की। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तत्व का नाम में लिख लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैंने प्रतीक के रूप में लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कितने होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक ही कक्षक होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन को भरना है तो कैसे भरेंगे? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार से भर दिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं परमाणु क्रमांक 2 वाले तत्व का। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है हीलियम। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उनको किस प्रकार से भरेंगे? तो देखिए, एक समान उपकोष में क्या किया जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 और 2, और इनका जो स्पिन है वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर तीसरा परमाणु क्रमांक लेते हैं। तीसरा परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का होता है? ये होता है लिथियम का। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे भरा जाएगा? पहले तो 1s कक्षक को ही भरेंगे, 1 2। ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इस वाले कक्षक में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक उदाहरण ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है 8। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है? O। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। अब हमने इसको भरना है तो कैसे भरेंगे? तो पहले तो इस वाले कक्षक में भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस वाले कक्षक में भरते हैं, इसमें कितने आएंगे? इसमें भी आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस वाले कक्षक में भरते हैं, इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें 3 कक्षक होंगे, है ना, 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम ध्यान रखेंगे कि पहले हमने तीनों ही कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है और उसके बाद क्या शुरू करनी है? पेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। अब पहले काउंट कर लीजिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके का हो गया। अब हम लोग एक और तत्व के लिए देखते हैं, फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 9। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल F। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे करेंगे? तो जो 1s कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, जो 2s कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही 2p कक्षक में इसमें कैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? तो हुंड का नियम याद रखते हुए 1 2 3, अब पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 और भरने हैं, तो 8 और 9। तो इस प्रकार से हमने फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। एक और तत्व के लिए ले लेते हैं, नियॉन के लिए। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10 यानी कि 10। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे? तो पहले तो 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s कक्षक में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p कक्षक में कैसे भरेंगे? तो अभी तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं, तो हमें 6 और भरने हैं। ठीक है, तो कैसे भरेंगे? 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का, ये भी एकदम सही तरीका है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन इससे भी अच्छा और इजी सा एक तरीका होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं।
ठीक है। तो उस तरीके का यूज कैसे किया जाता है और वह तरीका है क्या, ये भी हम लोग जानते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। तो देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेते हैं एन एल और इसकी पावर टाइप का लिख लीजिए यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आपको ये एन एल और एक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो जो यहाँ पर एन है, ये होता है मुख्य कोश की संख्या, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, इस तरीके से, ठीक है। जो भी कोश है या जो भी ऊर्जा स्तर है, उसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर ये L क्या है, ये जो L है, ये है उपकोश या फिर कक्षकों की संख्या, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 0 पर कौन सा उपकोश होगा या कौन सा कक्षक होगा, है ना। L इक्वल्स टू 1 पर कौन सा उपकोश होगा या फिर कौन सा कक्षक होगा, उसका नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे SPDF कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, L की जगह पर हम क्या रखेंगे, उपकोश या कक्षक की संख्या, ठीक है। ये हमको पता होगा तो हम उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो X है, इसका मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख लेंगे। इसको हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है या फिर एटॉमिक नंबर होता है, जिसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, वह कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और L का मान यानी कि L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब N इक्वल्स टू 1 है तो 0 हो जाएगा। और L इक्वल्स टू 0 का मतलब कौन से उपकोश की बात हो रही है या कौन से कक्षक की बात हो रही है, S उपकोश की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1s1, ठीक है। वैसे ही दूसरा परमाणु क्रमांक किसका होता है, ये होता है हीलियम का, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। इसके लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी N इक्वल्स टू है 1, ठीक है। और उपकोश क्या हो जाएगा, क्योंकि N इक्वल्स टू 1 है तो उपकोश L इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि ये हो गया S उपकोश या फिर S कक्षक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और हमें मालूम है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1s2, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये होता है 3, ठीक है। और इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए N इक्वल्स टू 1 वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, 1s2। अब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अब हम चलेंगे कौन से, अगले कक्षक की तरफ, यानी कि 2s, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन से 2 यहाँ पर भर दिए तो बचा 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 1, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, बेरिलियम, बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है, B और उसके साथ में स्मॉल e, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है 4। इसके लिए अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 और 2s2, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर है वह कितना होता है, वह होता है 7, ठीक है। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, n का मान ही 2 के लिए यहाँ पर p उपकोश भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको 2 टाइप से लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिख सकते हो 2px1, 2py1, 2pz1, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि इसके कितने कक्षक हैं, इसके 3 कक्षक हैं p उपकोश में ना, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 5 6 7, या फिर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, 1s2, 2s2 and 2p3,
ठीक है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 ही हैं, ठीक है, और हमने इन तीनों कक्षकों को एक उपकोष के रूप में लिख दिया, P के रूप में। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं और इतना इजीली लिख पा रहे हैं। तो ये वाली मेथड इस वाली मेथड से तो इजी है, ठीक है, तो इसीलिए इस वाली मेथड का यूज या फिर इस वाले तरीके का यूज किया जाता है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। तो देखिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आप कैसे लिखेंगे, तो आप मुझे क्या बताएंगे? इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना है और फिर ऐसे ही विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो ऑर्गन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है उसे किससे दिखाया जाता है? कैपिटल Z से। ठीक है, तो अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक है 18। इसका मतलब इसमें कितने ऊर्जा स्तर या कितने कोश होंगे? तो देखिए इसका अगर हम सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे ना, जैसे अभी तक लिखते आए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स और, तो यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 कोश होंगे। कौन कौन से कोश हो जाएंगे? K कोश, L कोश और M कोश। ठीक है, यानी कि N का मान भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसका मतलब है N इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग L यानी कि दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे और उसके थ्रू हम लोग इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह लिखेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हो गया 1s2। ठीक है, तो इसमें तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर हो गया 2s2। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 वाले के लिए L के कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। कौन कौन से? एक तो 0 यानी कि S उपकोष और एक P उपकोष। ठीक है, तो 2s2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा 2p6। ठीक है, समझ गए? तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो n इक्वल्स टू 2 वाले के लिए भी L के मान हो गए पूरे। अब हम चलेंगे n इक्वल्स टू 3 वाले के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 3s2। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स और, तो वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे P कक्षक में, यानी कि 3p6। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर P की जगह पर आपको दिख रहे हैं, इनकी जगह पर आप और कैसे लिख सकते हैं? इनको आप लिख सकते हैं Px, है ना, Py, Pz। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो जाएंगे? यहाँ पर अब की बार फिल हो जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ठीक है, तो इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर भी आप Px, Py और Pz के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर भी Px, Py और Pz के फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी सही है, यही सही है। मतलब ऐसे ही आपको लिखना है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको। ठीक है, तो आज हमने जान लिया कि विभिन्न परमाणुओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको लिखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका अधिक सुविधाजनक होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। आगे कहीं पर भी किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनके स्थायित्व के बारे में या फिर स्टेबिलिटी के बारे में। तब तक आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आज बात करते हैं कि आयंस क्या होते हैं और इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, जो आयंस होते हैं उन्हें हम 2 रूपों में वर्गीकृत करते हुए देखते हैं। एक तो होते हैं ऋण आयन, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं धन आयन, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, ऋण आयन का क्या मतलब है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वह क्या हो गया है? अधिक हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता
से ही क्या बनेंगे, ऋण आयन बनेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और धन आयन का क्या मतलब है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो नेगेटिव चार्ज है वह कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज में कमी हो रही है तो वे धन आयन बन रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं कि इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋण आयनों के लिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। देखिए, अगर हम सिंपल क्लोरीन तत्व का परमाणु ले तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह क्या होता है, वह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1, ठीक है। तो काउंट कीजिए, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 6 + 4 10, 12 14 16 एंड 1 17, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें क्लोरीन का जो है आयन बनाना है, यानी कि ऋण आयन बनाना है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें ऐड हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाता है क्लोरीन आयन, ठीक है, या फिर क्लोरीन का ऋण आयन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक तो क्योंकि क्लोरीन है तो 17 ही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 17 ही है, ठीक है। अब ऐसे ही एक धन आयन का भी उदाहरण लेते हैं। धन आयन क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि अगर हम उदाहरण लेते हैं आयरन का, यानी कि जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, ठीक है। तो ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है आयरन का धन आयन। आयरन के लिए, धन आयन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आयन या फिर धन आयन बन गया, किसका, आयरन का। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26 ही है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से माइनस हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, और क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने थे और हमें धन आयन बनाना था तो हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया, ठीक है। ऐसे ही ऋण आयनों के लिए भी हमने देखा, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 नेगेटिव ऋण आयन बना था। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड चैप्टर हो गया है अब पूरा, और लास्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा रहे हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए या फिर आयंस के लिए, उनकी खूब सारी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे चलकर आगे के चैप्टर्स में भी ये काम आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व से संबंधित, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है ये पढ़ लिया है।
लेकिन कुछ तत्वों के परमाणु इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ये नियम हम लोगों ने पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और जो इस प्रकार के परमाणुओं का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वह एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा अलग होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं दो तत्वों की, एक तो होगा कॉपर, ठीक है, और दूसरा तत्व होगा इसमें क्रोमियम, ठीक है। तो इन दोनों ही तत्वों के बारे में हम देखेंगे कि इनका जो अपेक्षित विन्यास है यानी कि एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वह वास्तविक विन्यास यानी कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हमें प्राप्त होता है उससे अलग कितना अलग है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रोमियम की। अच्छा, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है या फिर परमाणु क्रमांक है वह कितना होता है? तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 24। तो इसका जो अपेक्षित विन्यास है वह कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 एंड 4s2, ठीक है। तो टोटल जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर लेते हो तो ये टोटल 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग या फिर उन नियमों के अकॉर्डिंग जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये विन्यास होना चाहिए क्रोमियम के लिए यानी कि एटॉमिक नंबर 24 वाले तत्व के लिए, ठीक है। अभी पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कीजिए, कितनी हो रही है? 6 + 2 8, 8 + 6 14, 15 16 17 18। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर? 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि 18 परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का होता है? ये होता है ऑर्गन का, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑर्गन का। तो इतने को तो हम लोग ऑर्गन 18 के नाम से लिख लेते हैं, ठीक है। समझ जाएंगे ना आप लोग? ऑर्गन 18 का मतलब है हम इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। अब जो ये विन्यास है इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो हमारे अकॉर्डिंग या फिर अभी तक के पढ़े हुए नियमों के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो इसका वास्तविक विन्यास प्राप्त होता है यानी कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम वास्तविक विन्यास या फिर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये होता है कुछ इस तरीके से। ऑर्गन 18 का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह तो सेम है, ठीक है। जो बदलेगा यहाँ पर बदलेगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए ये हो जाता है 3d5 और ये हो जाता है 4s1। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग जानेंगे, इसका कारण भी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था उसमें और जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए अगर इस वाले के लिए हमें ऑर्बिटल्स को फिल करना है तो कैसे करेंगे? ऑर्गन 18 वाले तक तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर कर लेते हैं 4s2 के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से भरे होंगे, ठीक है। 3d4 वाले के लिए कैसे भरे होंगे? तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इनको भरा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, और जो डी होता है उसमें कितने ओरिएंटेशंस होते हैं? 5 होते हैं, या फिर जो कक्षक होते हैं वे कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये वाला तो किसके लिए है? 4s2 के लिए, और ये किसके लिए है? 3d4 के लिए, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखिए जो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। तो ऑर्गन 18 तक का तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह सेम रहेगा। अब पहले लेते हैं 4s1 वाले के लिए, ठीक है, तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। उसके बाद देखते हैं 3d5 वाले के लिए, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया? 3d5 के लिए। अब इसी के साथ में जो कि कॉपर होता है उसका भी हम लोग एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। उसके बाद जानते हैं कि ऐसा होने का कारण क्या है। तो अब देखिए कॉपर के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है या फिर एटॉमिक नंबर होता है उसका मान कितना होता है? एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? Z से। इसका मान होता है कॉपर के लिए 29, या फिर कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना होता है? 29 होता है, ठीक है।
अब देखते हैं इसके लिए जो अपेक्षित विन्यास है या फिर जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वह क्या होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग पहले तो सेम टू सेम ही लेते हैं, जैसे हमने ऑर्गन 18 तक के लिए तो सेम रहेगा, ठीक है, और उसके आगे का फिर हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से चेंज होता है या बदलता है। तो पहले अपेक्षित विन्यास की बात चल रही है, तो देखिए ऑर्गन 18 यानी कि 18 तक तो हम लोगों ने समान ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अपेक्षित विन्यास होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3D9 एंड 4S2, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी कि जो इसका वास्तविक विन्यास होता है वह हो जाता है, जो ये आपको 3D9 दिख रहा है ना, यहाँ पर हो जाता है 3D10, और अगर यहाँ पर 3D10 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो ये क्या हो गया 3D10 एंड 4S1, ठीक है। तो अब दोनों के लिए ही जरा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखकर देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्गन 18 तक यानी कि 18 इलेक्ट्रॉनों तक तो सेम टू सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर बात करेंगे 4S2 की। 4S2 का मतलब है कि एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनका जो स्पिन होता है वह क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब 3D9 को इसमें हमने भरना है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं 5 कक्षकों में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लोग 3D9 के लिए बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इस वाले के लिए कैसे फिल होंगे, तो देखिए ऑर्गन 18 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 4S1 के लिए, तो 4S1 में मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसमें, इस वाले उपकोष में या फिर इस वाले कक्षक में, ठीक है। उसके बाद हमने भरना है 3D10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले तो हमने 4 कक्षक बना लिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका वास्तविक विन्यास है वह कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो गया। अब बात आती है कि इसका जो वास्तविक विन्यास है ये अपवाद के रूप में इस प्रकार का क्यों है, हम लोगों ने ये अपेक्षित विन्यास इस तरीके का क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अब ये समझते हैं। तो अब देखिए इन दोनों ही एग्जाम्पल्स यानी कि कॉपर और क्रोमियम के माध्यम से हम लोग क्या समझे, जो इसका अपेक्षित विन्यास था वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो जो ये 3D वाला कक्षक है ये क्या बन जाता, अर्धपूरित, और यहाँ पर यही हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन 4S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, तो ये वाला कक्षक क्या बन गया, ये बन गया अर्धपूरित कक्षक, ठीक है। और हमने इसको अर्धपूरित कक्षक के रूप में क्यों प्राप्त किया है, क्यों इसका ऐसा विन्यास होता है, अभी ये भी समझते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अर्धपूरित कक्षक, किसके लिए, क्रोमियम वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। वैसे ही कॉपर वाले में देखिए, कॉपर वाले में जो इसका अपेक्षित विन्यास था, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता तो ये बन जाता पूर्णपूरित कक्षक, ठीक है। तो वही हुआ, जो ये 4S वाला एक इलेक्ट्रॉन है वह चला गया यहाँ पर बच गया एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जिससे मिलकर क्या बन गया, एक पूर्णपूरित कक्षक बन गया, ठीक है। पूर्णपूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं इस बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो परमाणु का स्थायित्व होता है या स्टेबिलिटी होती है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति या फिर सिमेट्री से रिलेटेड होती है, और जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास होते हैं वे अधिक होते हैं सममित यानी कि सिमेट्रिक, और जिससे प्राप्त होती है परमाणु को स्थायित्व, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी। इसीलिए कुछ तत्वों के परमाणुओं का जो हमने अपवाद या एक्सेप्शनल केस देखे, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षकों को प्राप्त करके परमाणु को अधिक स्थायी बना सके, ठीक है। और इसीलिए जो
कॉपर है उसके लिए 4s वाले कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया किस में, 3d वाले कक्षक में, और यहाँ पर हो गया 3d10 जिससे कि बन गया पूर्ण पूरित कक्षक। ठीक है, और वैसे ही क्रोमियम के लिए हमने देखा कि यहाँ पर 3d5 बन गया क्योंकि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में चला गया और ये बन गया अर्धपूरित कक्षक। और इन्हीं कक्षकों के स्थायित्व के कारण परमाणु के स्थायित्व का पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस टॉपिक को। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि है आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।